अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम का ये कोर्स आपको ऑफ़र हुआ है समर 2020 में। तो मुझे बोला गया है कि मैं आपको पढ़ाऊँगा। आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए माय नेम इज़ इंज़माम एंड आई एम लेक्चरर हियर इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। और ये हमारा सेकंड वीक है। फर्स्ट वीक में मैंने लेक्चर सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि वो रिज़ल्ट वीक चल रहा था, तो आप लोगों की काफ़ी सारी क्यूरीज थी रिगार्डिंग योर कोर्सेज एंड रिज़ल्ट्स, तो आप लोग वो सॉर्ट आउट कर रहे थे। और सेकेंडली मैं भी बिज़ी था रिज़ल्ट कंपाइल करने में, फिर उनको डिपार्टमेंट में हमने सबमिट करवाए हैं। तो फॉर दैट रीज़न मैंने जो लेक्चर है वो रिकॉर्ड नहीं किया था। तो लॉजिकली दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस कोर्स, लेकिन सेकंड लेक्चर भी मैं इसी वीक में अपलोड करूँगा एज अ सेकंड वीक लेक्चर। तो क्योंकि ये हमारा सेकंड वीक है तो हमें 2 लेक्चर प्रिपेयर करने हैं और डिलीवर करने हैं। तो मैं ट्राई करूँगा कि फ्राइडे तक जो सेकंड लेक्चर है वो भी अपलोड कर दूँ। ठीक है। अच्छा, इस कोर्स का जो स्ट्रक्चर होगा वो ये है कि ऑनलाइन लेक्चर्स ही होंगे इसी तरह से आपके। मैं रिकॉर्ड करूँगा, आप लोग देखेंगे। आप लोगों की कोई क्यूरीज होंगी तो आप मुझसे ईमेल पे या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। गूगल क्लासरूम की क्यूरीज को मैं एड्रेस नहीं करूँगा अगर आप गूगल क्लासरूम पे पूछेंगे। तो अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या फिर मुझे ईमेल आप कर सकते हैं। माई ईमेल इज़ okay. This is my email address, and for those who don't have my WhatsApp number already, you have in your official WhatsApp group. मैं लिख देता हूँ फिर भी 6946। ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट के इंफॉर्मेशन है। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर सिम पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, वट एवर फील्स गुड। सेकेंडली, हम इस कोर्स में टोटल 5 क्विज़ेस जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी करेंगे ही करेंगे, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि आपके 8 से 10 क्विज़ेस हों ताकि उनमें से फिर एट द एंड हम बेस्ट क्विज़ेस निकाल लें और आपकी जो क्विज़ेस की परसेंटेज है वो ज़्यादा ख़राब ना हो अगर आपके कोई क्विज़ मिस हो गया या फिर आप उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। सेकेंडली, असाइनमेंट्स होंगी। असाइनमेंट्स मैं 3 से 4 दूंगा और वो आपने करनी होंगी। मिड टर्म होगा और फिर फाइनल एग्ज़ाम होगा। एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, वो ये है कि कॉपी करने को, चाहे वो क्विज़ेस हों, असाइनमेंट्स हों, मिड टर्म हो, फाइनल टर्म हो, सब कुछ ऑनलाइन ही है। तो इट्स अप टू यू कि आपने उसको कैसे करना है, लेकिन कॉपी पेस्टेड आंसर्स, सॉल्यूशंस को मैं इनकरेज नहीं करता। और अगर किसी भी स्पॉट पे, किसी भी पॉइंट पे आके आप लोगों के असाइनमेंट्स, क्विज़ेस, पेपर्स मैच हो गए तो वो स्ट्रेट ज़ीरो होगा। तो उस वक्त आप लोग फिर मुझे ये मत कहिएगा कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं, हमारे ग्रेड्स गंदे हो रहे हैं। समर हमने अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव करने के लिए लगाया था, अपने CGPA को इम्प्रूव करने के लिए लगाया था। तो अगर आप इस सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग जो भी चीज़ें अटैम्प्ट करें वो खुद करें। कॉपी करने की आपकी ज़रूरत नहीं है। मैं कॉपी के मार्क्स नहीं देता कभी भी। गलत चीज़ है उसके मार्क्स दे दूंगा फिर भी, लेकिन अगर कोई भी चीज़ कॉपी पेस्टेड होगी तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। सेकेंडली, बुक मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मैं बुक को ज़्यादा फॉलो नहीं करूंगा। तो अगर आप लोग मेरे लेक्चर्स ही देख लें जस्ट, तो दैट विल बी इनफ फॉर यू टू लर्न एंड परफॉर्म वेल इन दिस कोर्स। ठीक है। तो ये होगी कुछ जनरल बातें।
तो अब चलते हैं कोर्स की तरफ। हम अभी देख लेते हैं कि कुछ डेफिनेशंस और फिर हम कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं कि हमें एल्गोरिदम्स क्यों चाहिए, हम एल्गोरिदम्स कैसे उसको लिख सकते हैं, कैसे उसको एनालाइज कर सकते हैं, और फिर एट द एंड हम कुछ कोड्स लिखेंगे और फिर उनको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे इन द टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटीज। तो सबसे पहले देखते हैं एल्गोरिदम। एक एल्गोरिदम होता क्या है? एल्गोरिदम हमारे पास अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आपने उसको सॉल्व करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए आप सबसे पहले उसका एल्गोरिदम लिखेंगे। हम डायरेक्टली उसकी कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बहुत बुरी आदत है हमारी। हम उसके प्रो एंड कॉन्स नहीं देखते, हम उसकी लिमिटेशंस को नहीं देखते, हम डायरेक्टली उसकी कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम पहले अपने प्रॉब्लम को हमें एनालाइज करना चाहिए कि उसकी इनपुट्स क्या होंगी, उसकी आउटपुट्स क्या होंगी, हम उसको किस तरह से एफिशिएंट बना सकते हैं, हम उसको किस तरह से इस तरह बना सकते हैं कि उसकी एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाए और उसमें एरर्स जो हैं वो कम से कम आए। तो ये सब चीज़ें हम इम्प्लीमेंटेशन से पहले सोच सकते हैं। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमें अपने इम्प्लीमेंटेशन को हाफ पे जाके रोकना पड़े, या फिर उसको ऊपर जाके दोबारा मॉडिफाई करना पड़े, या फिर न्यूली पूरा प्रोग्राम लिखना पड़े। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं एल्गोरिदम। उस प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है? प्रोग्राम भी यही होता है कि आपने स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। प्रोग्राम में हम स्टेटमेंट लिखते हैं, एल्गोरिदम में हम इंग्लिश लिखते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये है कि अब पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एल्गोरिदम और प्रोग्राम जो हैं, या एल्गोरिदम और इम्प्लीमेंटेशन जो है, ये SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस हैं। ठीक है, और उसको मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, हम इसको देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है क्या। एक्चुअली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज अ स्टेप्स टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर। इसमें सबसे पहले आ जाता है प्लानिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन, और फिर इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। तो जो डिज़ाइन का फेज़ है, यहाँ पे हम अपने उस प्रॉब्लम की जो हमने सॉल्व करना है उसके एल्गोरिदम्स लिखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को किस किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त हमें कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं, हम इस प्रॉब्लम को किस तरह एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हमारे पास 3 से 4 पॉसिबल सॉल्यूशंस आ जाते हैं डिज़ाइन फेज के अंदर, तो हम फिर उनमें से ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो हमें अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ लेके जा रहा होता है, हम वो सिलेक्ट करते हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। अगर हम डिज़ाइन फेज को निकाल दें तो क्या होगा? हम एनालिसिस के बाद डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाएंगे, और इम्प्लीमेंटेशन पे हो सकता है कि हमने एक पूरा जो उसका प्रोसीजर है, एक पूरा सॉल्यूशन है, वो इम्प्लीमेंट कर लिया है, लेकिन बाद में हमें पता चले कि ये वाला जो प्रॉब्लम है ये किसी और तरह से ज़्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म हो सकता है, एग्जीक्यूट हो सकता है। तो हमें फिर दूसरे सॉल्यूशन को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जब हम दूसरा कर लें तो हो सकता है कि तब हमें पता चले कि एक और सॉल्यूशन भी है जो इससे ज़्यादा एफिशिएंट है, तो हमें फिर तीसरा करना पड़ेगा। तो इस सब से बचने के लिए
जो डिज़ाइन फेज़ है हम इसी में अपने ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस को एनालाइज कर लेते हैं कि कौन सा हमारा सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिमल है, वो एफिशिएंट है और वो एरर फ्री हो सकता है, और वो किस तरह से हमारे प्रॉब्लम को बेटर वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो डिज़ाइन फेज में हम अपनी सारी थिंकिंग करते हैं, हम अपना एल्गोरिदम लिखते हैं, और इम्प्लीमेंटेशन में जाके हम उस अपने सिलेक्टिव और सिलेक्टेड सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि डिज़ाइन फेज और एल्गोरिदम फेज में डिफरेंसेस क्या हैं। डिज़ाइन फेज एंड दिस इज योर इम्प्लीमेंटेशन फेज। ठीक है, जो डिज़ाइन फेज होता है वो हमेशा उसमें हम एल्गोरिदम्स लिखेंगे। ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन फेज में हम अपने प्रोग्राम्स लिखेंगे। राइट, डिज़ाइन फेज में हम अपने सॉल्यूशन को एल्गोरिदम्स की फॉर्म में लिखेंगे, और इम्प्लीमेंटेशन फेज में हम अपने सिलेक्टेड सॉल्यूशन को प्रोग्राम की फॉर्म में लिखेंगे। अब एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम आपका सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। ठीक है, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। आप इसको किसी भी टेक्निकल टर्म इसमें यूज़ नहीं करते, आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। लेकिन जो आपका प्रोग्राम होता है वो आपका टेक्निकल राइटिंग में आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड कोडिंग। तो जब आप कोडिंग करेंगे तो आपको लैंग्वेज स्पेसिफिक होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप सी प्लस प्लस यूज़ कर रहे हैं तो आपको सी प्लस प्लस की लैंग्वेज के सब रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप सी शार्प में कर रहे हैं, पीएचपी में कर रहे हैं, तो आपको उन लैंग्वेजेस के जो सिंटैक्सेस हैं, जो रूल्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। तभी आप उस लैंग्वेज में अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन एल्गोरिदम्स लिखते वक्त आपको टेक्निकल राइटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। हम प्लेन इंग्लिश में अपनी बात, अपने सॉल्यूशन को लिख देते हैं। ठीक है, सेकंड इसमें आ जाता है, इसको मैं अगर वन कर दूं, टू इज एल्गोरिदम के लिए हमें डोमेन नॉलेज रिक्वायर्ड होता है। एल्गोरिदम लिखने के लिए जो भी आपका बंदा या प्रोग्रामर या आपका कोई भी ग्रुप मेंबर एल्गोरिदम लिख रहा होगा तो उसको डोमेन का नॉलेज लाजमी होना चाहिए। अब डोमेन नॉलेज क्या है कि अगर मैं एक अकाउंटिंग का, मुझे किसी बैंक ने कहा है कि वो हमने उनका सिस्टम बना के देना है, तो जो बंदा भी एल्गोरिदम लिखेगा उसको बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का पता होना चाहिए कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस किस किस तरह से हो सकती हैं, और किस किस बंदे ने कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करना है, वेरीफाई करना है, डिक्लाइन करना है, एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो एल्गोरिदम लिखते वक्त डोमेन नॉलेज का होना लाजमी है। अब एक प्रोग्रामर को तो नहीं पता, हो सकता है पता हो, लेकिन लाजमी नहीं है कि उसको बीइंग अ प्रोग्रामर हर डोमेन का पता हो कि उसमें ये स्टेप्स होते हैं। अब हम अगर सीएस पढ़ रहे हैं तो हमें नहीं पता कि मेडिकल की फील्ड में या हॉस्पिटल्स में क्या पूरा प्रोसीजर है मेडिकल के एग्जामिनेशन का, या फिर ऑपरेशन के लिए किन किन फेजेस से गुजरना पड़ता है। तो अगर हमें हॉस्पिटल्स का, बैंक्स का या स्कूल्स का सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए हमें डोमेन नॉलेज या तो सीखना पड़ेगा, बीइंग अ कोडर हमें उसके डोमेन नॉलेज हासिल करना पड़ेगा, या फिर हमें उस डोमेन का ही कोई बंदा अपने पूरे सिस्टम को इंग्लिश में
ट्रांसलेट करके बता देगा कि हमारी जो हॉस्पिटल का सिस्टम है वो इस तरह से चल रहा है। तो जब वो इंग्लिश में लिख के देगा तो हम उसको जब कन्वर्ट कर रहे होंगे अपने प्रोग्राम में तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो वो जो इंग्लिश में लिख के देगा तो हम उसको कह सकते हैं कि उसने अपने डोमेन का हमें अपने सिस्टम का ऑलरेडी सिस्टम जो उनका मैनुअल है या फिर जिस भी तरह से है उसका हमें एक एल्गोरिदम बना कर दे दिए कि उसके ये स्टेप्स हैं, उस हर स्टेप में क्या क्या चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं, और फिर हमने उस एल्गोरिदम को कन्वर्ट किया प्रोग्राम में, कोड में, किसी ऐप को बनाने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो डोमेन नॉलेज है वो हो तो प्लस है, अगर ना हो तो वो आपका कसूर नहीं है, या फिर आपका वो ये नहीं है कि आपने आपकी लर्निंग अच्छी नहीं है, क्योंकि बीइंग अ प्रोग्रामर आपको हर डोमेन का नॉलेज हो ये लाजमी नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन फेज में डोमेन नॉलेज हो तो वेल एंड गुड, अगर ना हो तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे फिर थर्ड चीज़ आ जाती है कि एल्गोरिदम जो है वो किसी भी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, चाहे आप इंग्लिश में लिख लें, मैथमेटिकल मॉडलिंग कर लें उसकी, या फिर आप उसको प्रोग्रामिंग से मिलती जुलती लैंग्वेज में लिख लें। तो एल्गोरिदम लिखते वक्त आपके पास चॉइसेस हैं, आप उसको प्लेन इंग्लिश में लिख लें, आप मैथमेटिकल मॉडलिंग कर लें उसकी, या फिर कोडिंग लाइक लैंग्वेज में लिख लें। बट इम्प्लीमेंटेशन फेज में जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो आपने अपना जो प्रोग्राम है उसको हमेशा अपनी स्पेसिफिक लैंग्वेज में ही लिखना है जिसमें आप कोडिंग कर रहे हैं, जहाँ पे आपके पास चॉइस नहीं होगी कि आपने इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिख लें। कोडिंग के वक्त आपने जो आपने लैंग्वेज सेलेक्ट की हुई होगी उसी को फॉलो करना है, राइट। देन हमारा जो एल्गोरिदम होता है वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट होता है। हम जब एल्गोरिदम लिख रहे होते हैं तो हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को यूजुअली कंसीडर नहीं करते कि हमारा जो सिस्टम है वो लिनक्स पे चलेगा, विंडोज़ 10 पे चलेगा, 7 पे चलेगा, 8 पे चलेगा, यूबंटू पे चलेगा, आईओएस पे चलेगा। तो हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे होते और ना ही ये कंसीडर कर रहे होते हैं कि इसके लिए हमें मिनिमम 1 GB रैम चाहिए, 2 GB चाहिए, 4 GB चाहिए, Core i7 चाहिए, या फिर आपको SSDs चाहिए। तो हम इन चीज़ों को कंसीडर नहीं कर रहे होते, हम जस्ट अपने स्टेप्स को देख रहे होते हैं कि हमारा प्रॉब्लम किन किन स्टेप्स के बाद सॉल्व हो जाता है। बट इम्प्लीमेंटेशन के वक्त हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, कि अगर हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वो फॉर एग्जांपल अगर हम वेबसाइट बना रहे हैं तो वो ब्राउज़र में कैसे शो होगी, मोबाइल में कैसे शो होगी और टैबलेट्स में कैसे शो होगी। अगर हम हार्डवेयर के लिहाज से उसको देखें तो हम कहते हैं कि जी हमारा जो वेबसाइट है या फिर हमारी जो ऐप है वो एंड्रॉयड 9 उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है। एंड्रॉयड 9 से ज़्यादा हो तो उस पर चलेगी, अगर आपके पास एंड्रॉयड 8 है तो उस पर आपकी जो ऐप है वो रन नहीं होगी। इसी तरह से अगर आपके मोबाइल का या पीसी का रैम 4 GB से कम है तो वहाँ पे भी इश्यूज आ सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास एसएसडी नहीं लगी हुई तो हो सकता है कि आपके पास सिस्टम स्लो चले, स्लो चलने की वजह से उसमें कुछ लैग्स आ जाएं। इसी तरह से अगर आपके पास विंडोज़ 8 नहीं है और विंडोज़ 10 है तो हो सकता है कि उसमें कुछ आपके पास विजुअल अपीयरेंस ठीक ना हो। आप अगर iOS यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी ऐप जो है या वेबसाइट है वो iOS को सपोर्ट करती ही ना हो। तो जब हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं तो हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को
कंसीडर करना होता है। तो दैट मीन्स आपका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट है, और एल्गोरिदम जो है वो आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट है। इस फेज में हम अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंसीडर नहीं करते। देन एल्गोरिदम को हम एनालाइज करते हैं। अगर हमने उसकी परफॉर्मेंस देखनी है तो हम उसको एनालाइज करेंगे, जबकि अगर आपके पास इम्प्लीमेंटेशन होगी, प्रोग्राम होगा, तो हम उसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, हम अपने एल्गोरिदम को हमेशा एनालाइज करते हैं और हम अपने प्रोग्राम्स को हमेशा टेस्ट करते हैं। अब एनालाइज में हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज, कि हमारा एल्गोरिदम कितना टाइम ले सकता है। फिर उसमें हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस आ जाते हैं, जैसे कि बेस्ट केस हो गया, वर्स्ट केस हो गया, एवरेज केस हो गया। देन हमारे पास आ जाता है जी बिग ओ नोटेशन, ओमेगा नोटेशन, और इसी तरह से आपके पास थीटा नोटेशन। तो वो हम बाद में देखते हैं, हम इसी कोर्स में करेंगे, लेकिन आगे की बातें हैं वो। लेकिन जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम को, तो वहाँ पे हम कंसीडर करते हैं एग्जीक्यूशन टाइम और मेमोरी को। ठीक है, स्पेस क्या है कि आपके रैम के अंदर वो कितनी स्पेस ले रहा है, एंड मेमोरी इज योर हार्ड डिस्क के अंदर जो स्पेस है वो। ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये आपके पास हार्डवेयर होगा, हार्ड डिस्क होगी, और जब हम स्पेस की बात कर रहे हैं तो हम उसको रैम के अंदर वो कितनी मेमोरी लेगा, हम इस चीज़ को कंसीडर करते हैं। और टाइम क्या है आपका कि हमारा मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज टाइम क्या होगा एल्गोरिदम का, राइट। वो हम एनालाइज कर सकते हैं कि अगर हम इसको इस तरह से डेटा देंगे जो कि बेस्ट केस का डेटा है, तो उस केस में ये क्या करेगा। अगर हम इसको वर्स्ट केस में देंगे तब ये क्या करेगा। एग्जीक्यूशन टाइम इज कि आपने अपनी एप्लीकेशन को चलाया, उसके अंदर डेटा डाला, आपने बटन क्लिक किया, आपके पास रिजल्ट्स आए, आपने रिजल्ट्स को शो करवाया, और फिर प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हुआ। तो इस पूरे प्रोसीजर को हम एग्जीक्यूशन टाइम देंगे, जो कि आपकी एप्लीकेशन के स्टार्ट होने से स्टार्ट होगा और आपके एप्लीकेशन के क्लोज होने पे एंड होगा। तो वो पूरा टाइम एग्जीक्यूशन टाइम होगा आपके प्रोग्राम का, जिसमें कंपाइलेशन भी आ जाएगी, जिसमें एक्सटर्नल लाइब्रेरी लिंकिंग भी आ जाएगी, और फिर आपकी कंपाइलेशन आ जाएगी, एग्जीक्यूशन आ जाएगी, टर्मिनेशन आ जाएगी। तो वो सारे पॉइंट्स आपके एग्जीक्यूशन टाइम में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम जस्ट देख रहे हैं कि बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट केस सिनेरियोज में आपका एल्गोरिदम कैसा परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये हो गए कुछ डिफरेंसेस बिटवीन डिज़ाइन फेज एंड इम्प्लीमेंटेशन फेज। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक एल्गोरिदम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिदम। आपके एल्गोरिदम में सबसे पहले होगा इनपुट। अब एल्गोरिदम के अंदर इनपुट्स जो हैं वो या तो ज़ीरो होंगे
हो सकता है कि आपके एल्गोरिदम की कोई भी इनपुट ना हो, या फिर हो सकता है कि उसमें एक, दो या फिर n इनपुट्स हों। तो एल्गोरिदम के लिए इनपुट्स मस्ट नहीं हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ज़ीरो और मोर। जो इनपुट है वो हमारा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर नहीं भी है तो इट्स ओके, और अगर है तो वो एक भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनपुट डिपेंडेंट नहीं होता आपका एल्गोरिदम। सेकंड इसमें आ जाती है आउटपुट। नाउ योर एल्गोरिदम मस्ट प्रोड्यूस एटलीस्ट वन आउटपुट। आपके एल्गोरिदम का कोई एक आउटपुट लाजमी होना चाहिए। ठीक है, एट लीस्ट वन आउटपुट। हम इसको इन द सेंस ऑफ फंक्शन देख लें अगर, तो हमारा फंक्शन क्या है, उस फंक्शन में अगर हम पैरामीटर्स पास नहीं करते तो उसके उस फंक्शन को हम कोई भी इनपुट नहीं दे रहे। लेकिन अगर हम पैरामीटर्स पास कर लें तो हम उस फंक्शन को इनपुट दे रहे हैं। तो दैट मीन्स कि हम फंक्शन को इनपुट दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते, तो दोनों केसेस में वो फंक्शन वैलिड है। अगर हम उसको पैरामीटर्स दे रहे हैं तो उसकी, अगर सी की बात करें तो उसकी जो डेटा टाइप है वो इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग वगैरह हो जाएगी। और अगर उसके पैरामीटर्स नहीं हैं तो उसकी जो डेटा टाइप है वो वाइड हो जाएगी इन वन सेंस। इन अदर सेंसेस कि उसकी आउटपुट जो है वो अगर हम रिटर्न कर रहे हैं तो तब उसकी जो डेटा टाइप है वो इंट, स्ट्रिंग, फ्लोट हो जाएगी। और अगर हम कोई भी उसकी फंक्शन से रिटर्न नहीं कर रहे कोई भी चीज़ तो उसकी डेटा टाइप वाइड हो जाएगी। अब सेकेंडली, उस फंक्शन से हम कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस तो कर रहे हैं ना, तो दैट मीन्स कि हम जब उस फंक्शन के अंदर आए हैं तो वो कुछ ना कुछ चीज़ परफॉर्म कर रहा है। दैट्स इट। आपके एल्गोरिदम को भी कुछ ना कुछ परफॉर्म करना है। ठीक है, तो जब वो कुछ परफॉर्म करेगा तो कुछ कैलकुलेशंस होंगी तो उनका कुछ रिजल्ट होगा। बस हमें वही रिजल्ट चाहिए, अपने एल्गोरिदम से वही रिजल्ट चाहिए जो कि उस एल्गोरिदम से रिक्वायर्ड है। तो आपका एल्गोरिदम हमेशा कुछ न कुछ प्रोड्यूस कर रहा हो, कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहा हो। थर्ड थिंग इज, हमारा एल्गोरिदम जो है वो हमेशा डेफिनेट होना चाहिए। दैट मीन्स कि उसकी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, ऑल ऑल स्टेटमेंट्स मस्ट बी क्लियर। कोई भी एम्बिग्विटी उसमें नहीं होनी चाहिए। मस्ट नॉट बी कंफ्यूजिंग। कुछ भी स्टेटमेंट उसकी कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। और हर स्टेटमेंट का नॉट कंफ्यूजिंग एंड, उनका जस्ट एक ही मतलब होना चाहिए। मस्ट बी ऑफ वन मीनिंग, उसके डुअल मीनिंग्स ना हो। दैट मीन्स कि अगर हम अपने एल्गोरिदम को एक इनपुट देते हैं SQRT ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास इमेजिनरी होगी। ठीक है, तो हमने इमेजिनरी वैल्यूज़ उसको नहीं देनी, हमने उसको हमेशा डेफिनेट वैल्यूज़ देनी है जो कि 0 से लेके n तक हो, और n शुड बी आ कंप्लीट नंबर, एन इंटीजर। तो हम उसको कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल हम उसको इन्फिनिटी इन्फिनिटी वैल्यू नहीं दे सकते, क्योंकि इन्फिनिटी का कोई भी मतलब नहीं है। इन्फिनिटी 0 से
पॉजिटिव टर्म्स भी है, 0 से नेगेटिव टर्म्स भी है, तो हम उसको इन्फिनिटी एज अ इनपुट नहीं दे सकते। वी कैन गिव इनपुट 1 2 3 4 -500 -1000 एंड से हमें उसको हमेशा डेफिनेट वैल्यूज देनी है जिनका मतलब हो। देन योर एल्गोरिदम मस्ट बी एफिशिएंट। दैट मीन्स कि आपके एल्गोरिदम में हर स्टेटमेंट एक पर्पस को डील कर रही हो, हर स्टेटमेंट का एक पर्पस हो। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू ए प्लस बी अपने एल्गोरिदम में, तो इस स्टेटमेंट का कोई मकसद होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं कर रहा हूँ a इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, और उससे अगली ही स्टेटमेंट है मेरी a इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी, तो हम जब इस स्टेटमेंट पे थे तो हमने a की वैल्यू रखी a इज इक्वल टू ए प्लस बी, और नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने a इज इक्वल टू बी कर दिया। तो दैट मीन्स कि हमारी ये वाली जो स्टेटमेंट है ये अननेसेसरी थी, क्योंकि इसकी वैल्यू को हमने कहीं पे भी यूटिलाइज नहीं किया। हमने कैलकुलेट तो कर लिया लेकिन यूटिलाइज नहीं किया, और हमने इससे अगली स्टेटमेंट पे कह दिया a इज इक्वल टू बी, तो ये वाली जो आपकी वैल्यू है ये वेस्ट होगी, ओवरराइट हो गई। तो ये हमारे लिए अननेसेसरी एक जो है वो स्टेटमेंट थी जो कि हमें नहीं लिखनी। तो आपके एल्गोरिदम में हर स्टेटमेंट जो है वो एक पर्पस पे डील कर रही हो, और अननेसेसरी स्टेटमेंट्स आपने अपने एल्गोरिदम में नहीं लिखने। तो ये हैं आपके एल्गोरिदम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। जब आपने एल्गोरिदम लिखनी है तो आपने इनको लाजमी अपने कंसीडर करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम एक एल्गोरिदम लिख कैसे सकते हैं। हाउ टू राइट एन एल्गो। अब अगर आपके पास एक प्रॉब्लम है और आपने उसका एल्गोरिदम लिखना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमने दो नंबर्स को स्वैप करवाने हैं, दो वेरिएबल्स को स्वैप करवाना है, तो हम उसका एल्गोरिदम किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमारे इस एल्गोरिदम के लिए इनपुट्स और आउटपुट्स क्या क्या होंगे। अगर मैं कहूँ कि मेरा एल्गोरिदम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैं एल्गोरिदम को कोई नाम दे देता हूँ स्वैप का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास इनपुट क्या होंगी। अब दो नंबर्स को स्वैप करवाना है, तो दैट मीन्स कि हमारे पास दो वैल्यूज़, दो वेरिएबल्स जो हैं वो आने चाहिए। तो मैं कह देता हूँ इनपुट हमारे पास होगा var1 var2। ठीक है, अब मैं इसको अगर var1 var2 नहीं कहता, नहीं लिखना चाह रहा, तो मैं लिख सकता हूँ टू वेरिएबल्स। मेरी इनपुट क्या होगी, वो होंगे दो वेरिएबल्स। तो ये अब आप पे है कि आपने कौन से टर्मिनोलॉजी चूज़ करनी है। आप लाइक टू सिमिलर टू कोडिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने var1 var2 किया था एल्गोरिदम लिखने के लिए, या फिर आप प्लेन इंग्लिश यूज़ करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दे दिए हैं, मैं यहाँ पे और लगा देता हूँ। ठीक है, आप var1 var2 कर लो और टू वेरिएबल कर लो। आउटपुट इसकी क्या होगी, अगेन अगर हमने स्वैप करना है तो हमने स्वैप
वेरिएबल्स को वापस भी भेजने हैं। तो अगेन हमें दो वेरिएबल्स चाहिए होंगे, var1 var2 और टू वेरिएबल्स। तो ये हो गई हमारी इनपुट और आउटपुट। हमने अपने इनपुट और आउटपुट को एनालाइज कर लिया कि हमें कितने इनपुट्स चाहिए कितने आउटपुट्स चाहिए। अब हमारा एल्गोरिदम यहाँ से स्टार्ट होगा। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्टार्ट। आप स्टार्ट की जगह पे बिगिन कर सकते हैं, मैं और लगा देता हूँ अगेन, या फिर आप कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर सकते हैं जैसे कि फंक्शन के लिए करते हैं। तो आप इन तीनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका एल्गोरिदम यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। स्वैप करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल। तो वो मैं यूज़ करता हूँ टेम्प का, और टेम्प में रखवा देता हूँ मैं ए को। अब सिमिलर ये नियर टू कोडिंग स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिए। आपको कोडिंग में नहीं लिखना तो आप लिख दो स्टोर ए इन टेम्प। ठीक है, आप इंग्लिश में लिख दो, या फिर आप कर दो टेम्प एरो ए कि टेम्प के अंदर ए का वेरिएबल जो है उसमें जो भी चीज़ है वो स्टोर करवा दो। तो ये तीन टर्मिनोलॉजीज आप यूज़ कर सकते हैं वाइल राइटिंग एन एल्गोरिथम। या तो आप कोडिंग लाइक स्टेटमेंट लिख दें, इंग्लिश लिख दें, या फिर मैथमेटिकल टाइप कोई चीज़ लिख दें कि टेम्प के अंदर ए को स्टोर करवा लें। फिर हमें क्या करना है, हमें ए इज इक्वल्स टू बी करना है। सिमिलर आप यहाँ पे इंग्लिश लिख सकते हैं स्टोर बी इन ए और ए एरो बी। इट्स अप टू यू, आप अपने एल्गोरिदम को किस तरह से लिखना चाहते हैं। ठीक है, और सबसे एंड पे आपने क्या करना है, बी इज इक्वल्स टू 10 और स्टोर टेम्प इन बी और बी एरो 10। राइट, तो ये आपकी तीन स्टेटमेंट्स हो गई। फिर आपने यहाँ पे कर देना है एंड अपने एल्गोरिदम को, और यहाँ पे हो गया एंड स्वैप कि आपका पूरा एल्गोरिदम क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये आपका एक कंप्लीट एल्गोरिदम हो गया टू नंबर्स को स्वैप करवाने के लिए। अगर मैं इसको इंग्लिश टर्म में लिखूं तो मैं ये रिमूव कर दूंगा, मैं ये रिमूव कर दूंगा। ठीक है, मैं ये हटा देता हूँ, आई move this, I'll move this, I'll move this, I'll move this, I'll move this and I'll move this। ये आपका इंग्लिश, प्योर इंग्लिश में एल्गोरिदम हो गया। राइट, और अगर आप इसको प्रोग्रामिंग में लिखना चाह रहे हैं, प्रोग्रामिंग लाइक नोटेशन में, तो आपका हो जाएगा इस तरह से एंड दिस। तो ये आपका नियर टू प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम होगा। तो आप देखते हैं कि एल्गोरिदम लिखते वक्त आपके पास ऑप्शन हैं कि आप कौन सी नोटेशन यूज़ करना चाहते हैं, आप किस तरह से अपने एल्गोरिदम को लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो आप अपने एल्गोरिदम को किसी भी टेक्निक को यूज़ करते हुए लिख सकते हैं। आप कोडिंग यूज़ कर लें, आप इंग्लिश यूज़ कर लें, आप मैथमेटिकल
मॉडलिंग व्यूज कर लें। तो इट इज़ अप टू यू। अब सेकंड चीज़ है हाउ टू एनालाइज एन एल्गोरिदम। एनालाइज में हमारे पास आ जाती हैं डिफरेंट चीज़ें। जब हम किसी भी एल्गोरिदम को एनालाइज कर रहे होते हैं तो हमें रिक्वायर्ड होता है कि वो टाइम कितना ले रहा है, वो स्पेस कितनी ले रहा है। अगर वो आपका एल्गोरिदम किसी भी सर्वर से सर्वर तक ट्रैवल कर रहा है तो उसमें डेटा कंजम्पशन कितनी है, नेटवर्क यूजेज भी इसको कहते हैं, वो नेटवर्क को कितना यूज़ कर रहा है। देन आपका एल्गोरिदम पावर कितनी कंज्यूम कर रहा है, आपका एल्गोरिदम सीपीयू के रजिस्टर्स को किस हद तक यूज़ कर रहे हैं, किस हद तक यूटिलाइज कर रहे हैं और किस हद तक वेस्ट कर रहे हैं। तो आप जब अपने एल्गोरिदम को एनालाइज करेंगे तो आपने ये 5 चीज़ें एनालाइज करनी है ताकि आप अपने एल्गोरिदम से बेटर सोल्यूशन की तरफ जाएं। हो सकता है कि आपके एल्गोरिदम का टाइम बहुत कम हो, स्पेस बहुत कम हो, पावर वो बहुत कम यूज़ कर रहा हो, लेकिन जब आप इसको डिप्लॉय करें तो वो नेटवर्क यूजेज बहुत ज़्यादा ले रहा हो। जब नेटवर्क यूजेज भी बहुत कम हो लेकिन वो आपके रैम के अंदर जो रजिस्टर्स होते हैं, जो कि छोटी छोटी मेमोरी एड्रेसेस होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हो। आपकी 4 चीज़ें बहुत अच्छी हैं लेकिन आपकी रैम यूजेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। रैम यूजेज के बढ़ने से आपकी डिवाइस जो है वो स्लो हो जाती है, तो आपने ये भी अलाउ नहीं करना। अब आपकी रैम यूजेज भी कम है, ये 3 चीज़ें भी कम है, लेकिन आपकी जो बैटरी है वो बहुत जल्दी ड्रेन हो रही है, तो आपने ये भी नहीं करना। तो आपको एक ऐसा एल्गोरिदम बनाना है जो हो सकता है कि उसकी टाइम जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए, आपको टाइम पे थोड़ा सा टाइम को आप थोड़ा सा कम कर सकें, लेकिन आपको बाकी चीज़ों को भी इवनली देखना पड़ेगा कि हर चीज़ जो है वो इवन वे में परफॉर्म हो रही है, वो ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं कर रही है आपकी डिवाइस को। तो आपने इन चीज़ों को एनालाइज करना है। इस कोर्स में हम जस्ट मेन फोकस जो होगा हमारा वो टाइम कम्प्लेक्सिटीज पर ही होगा। हम स्पेस को भी देखेंगे लेकिन बहुत कम। हमारा जो मेन फोकस होगा, हम एल्गोरिदम्स को इन टर्म ऑफ टाइम कम्प्लेक्सिटीज ज़्यादा उसको देखेंगे। स्पेस भी हम कहीं कहीं पे उसकी फाइंड करेंगे लेकिन टाइम पे हमारा मेन फोकस होगा। ये जो बाकी चीज़ें हैं ये रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई 3G 4G टाइप कोई अपने डिवाइस बनानी है या फिर कोई टेक्नोलॉजी लॉन्च करनी है तो उसके लिए आपको डेटा कंजम्पशन, पावर और सीपीयू रजिस्टर्स वगैरह को देखना होगा। लेकिन फॉर दिस कोर्स हम जस्ट टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कंसिडर करेंगे और इन दोनों में से भी हमारा मेन फोकस जो होगा वो टाइम पर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने जो एल्गोरिदम यहाँ पे लिखा था इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या क्या और कैसे कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हमारा एल्गोरिदम स्टार्ट हो रहा है इस स्टेटमेंट से। अब हम एज्यूम करते हैं कि हमारे एल्गोरिदम की हर स्टेटमेंट जो है वो यूनिट टाइम लेगी। यूनिट टाइम मीन्स वो हमेशा 1 सेकेंड लेगी। यूनिट टाइम को हम 1 सेकेंड कह लेते हैं कि वो हमेशा 1 सेकेंड लेगी। अगर मेरे पास एक स्टेटमेंट हो
ए इज इक्वल टू बी। तो हम कहेंगे कि ये हमेशा एग्जीक्यूट होने के लिए 1 सेकेंड लेगी। ठीक है, इसी तरह से अगर मेरे पास एक स्टेटमेंट हो ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय डी, तो हम इसका भी हमेशा कहेंगे कि ये भी हमेशा 1 सेकेंड ही लेगी। तो हम हर अपनी स्टेटमेंट का कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक स्टेटमेंट है तो वो हमेशा 1 यूनिट टाइम लेगी, और यूनिट टाइम को हम कह रहे हैं कि 1 सेकेंड। लेकिन अगर आप इसको मशीन कोड में देखें तो क्या हो रहा है, ए पहले मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ, सी मल्टीप्लाई हो रहा है डी के साथ, फिर इन दोनों को ऐड कर रहे हैं और फिर इसको असाइन कर रहे हैं ए के साथ, राइट। तो टोटल कितनी इंस्ट्रक्शंस हो गई, 1 2, फिर इनकी एडिशन 3, फिर ये असाइनमेंट 4। तो अगर हम इसको थोड़ा सा डीप एनालिसिस करें मशीन कोड के लिहाज से, तो यहाँ पे ये 4 एग्जीक्यूशंस हो रही हैं। तो दैट मीन्स इसके लिए टाइम होगा 4। अगर हम डीप एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे 4 सेकेंड्स लग रहे हैं, क्योंकि दीज आर 4 डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस, दीज आर 4 डिफरेंट स्टेटमेंट्स, 1 2 the sum 3 and their assignment 4। लेकिन हम यहाँ पे जब डीप एनालिसिस नहीं कर रहे तो हम इस पूरी को कह रहे हैं कि ये एक ही स्टेटमेंट है और ये यूनिट टाइम ले रही है, दैट इज़ 1 सेकेंड, राइट। तो हम डीप एनालिसिस यहाँ पे नहीं करेंगे। हम अपनी जितनी भी कम्प्लेक्स स्टेटमेंट हो, चाहे उसमें साइन कॉल स्टैन वगैरह हो, या फिर आपने उसमें डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी हो, इफ़ दैट इज़ 1 स्टेटमेंट विल कंसिडर इट एज आ कि वो स्टेटमेंट जो है वो यूनिट टाइम लेगी। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अब वापस अपने एल्गोरिथम के ऊपर। हमने कहा कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो हमेशा यूनिट टाइम लेगी, तो दैट मीन्स ये 1 सेकेंड ले रही है। दिस इज़ अगेन सिंगल स्टेटमेंट, 1 सेकेंड ले रही है, एंड दिस इज़ अगेन सिंगल स्टेटमेंट एंड 1 सेकेंड ले रही है। तो हमारे इस एल्गोरिथम का टाइम फंक्शन क्या होगा? टाइम फंक्शन को हम यूजुअली एफ ऑफ एन से डिनोट करते हैं, और एफ ऑफ एन यहाँ पे हो गया हमारे पास 1 1 1, दैट इज सॉरी 3। एफ ऑफ एन आपके पास 3 हो गया। ठीक है, अब व्हाट इज 3? 3 इज अ कांस्टेंट। अगर हमारे पास 1000 यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस होते, अभी हमारे पास 3 है, सपोज हमारे पास 1000 होते, तो उसका एफ ऑफ एन क्या निकलता? 1000, दैट इज कांस्टेंट। हमारे पास 100,000 इंस्ट्रक्शंस होती, तो हमारे पास एफ ऑफ एन क्या होता? 100,000। व्हाट इज दिस? कांस्टेंट। तो जब भी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आ रही होगी टाइम फंक्शन में, तो हम उसको कहेंगे कि इट इज़ टेकिंग 1 टाइम, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। अगर आपका प्रोग्राम 4 सेकेंड्स ले रहा है, दैट विल ऑलवेज टेक 4 सेकेंड्स फॉर 4 स्टेटमेंट्स। तो जब भी कांस्टेंट होगा तो हम उसको, वो चाहे जितनी भी बड़ी वैल्यू क्यों ना हो, हम उसको लिख देंगे कि इसका जो टाइम फंक्शन है एफ ऑफ एन है, दैट इज़ 1। ठीक है, और इसको हम फिर कह देते हैं ऑर्डर ऑफ 1, कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ 1 है। अब यहाँ पे मैं इसको बिग ओ नहीं पढ़ रहा, क्योंकि बिग ओ वाली जो
म्यूटेशन हैं वो हम आगे जब पढ़ेंगे तब हम यूज़ करेंगे। अभी तक के लिए आप इसको कंसीडर करें ऑर्डर ऑफ 1। ये जो आपका एल्गोरिदम था ये ऑर्डर ऑफ 1 का था इन द टर्म्स ऑफ टाइम कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी हो गई ये। इसको मैं कट कर लेता हूँ, पेस्ट, और यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं इसका स्पेस एनालिसिस। स्पेस एनालिसिस में हमने देखना होता है कि हमारे पास कितने वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करके बनाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल यूज़ हुए var1, var2, जिसको हमने a और b भी कहा हुआ है। तो मैं यहाँ पे a लिखता हूँ, b लिखता हूँ, और थर्ड वेरिएबल हमने यूज़ किया हुआ है temp का, temp, temp। तो 3 वेरिएबल्स हमारे पास यूज़ हुए हैं। अब वेरिएबल्स अगेन अगर तो हम प्रोग्रामिंग में बात करें तो इनकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, डबल, एरे। एरे को तो चलो नहीं करते, डेटा टाइप नहीं है, हम कह देते हैं इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, डबल। अब हर डेटा टाइप की अलग मेमोरी एलोकेशन है। इंटीजर कुछ मेमोरी एड्रेस लेते हैं, स्ट्रिंग कुछ लेते हैं। तो हमें एक नॉर्मलाइज्ड वे चाहिए, एक स्टैंडर्ड वे चाहिए। तो हम कह देते हैं कि जो भी हमारे वेरिएबल्स होंगे वो हमेशा लेंगे कितनी मेमोरी, 1 वर्ड की। ठीक है, तो दैट इज यूनिट स्पेस। 1 सेकेंड वर्ड यूनिट टाइम एंड 1 वर्ड इज यूनिट स्पेस। कि आपका जो भी वेरिएबल होगा दैट विल ऑलवेज टेक 1 वर्ड ऑफ स्पेस। तो इसने भी किया 1 वर्ड ऑफ स्पेस, और इसने भी किया 1 वर्ड ऑफ स्पेस। तो टोटल कितनी हो गई, स्पेस को हम एस ऑफ एन से डिनोट करते हैं, सॉरी डिनोट नहीं, और एस ऑफ एन क्या हो गया आपके पास 3। अगेन दिस इज़ अ कांस्टेंट, तो हम इसको कह देते हैं कि इसकी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो भी ऑर्डर ऑफ 1 ही है। ठीक है, तो दिस इज योर स्पेस एंड दिस इज योर टाइम। तो इस एल्गोरिदम के लिए आपका टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ 1। स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ 1। अब ऑर्डर ऑफ 1 से हमें पता चल रहा है कि ये जो एल्गोरिदम है दिस इज टेकिंग कांस्टेंट टाइम। ऑर्डर ऑफ 1 ऑफ स्पेस कम्प्लेक्सिटी से हमें पता चल रहा है दिस एल्गोरिदम इज टेकिंग कांस्टेंट स्पेस। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने एल्गोरिदम्स को लिख सकते हैं और उनका एनालिसिस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। अब हम एक और एल्गोरिदम देख लेते हैं। और ये एल्गोरिदम है एरे के अंदर जितने भी आपके पास वैल्यूज़ हैं इंटीजर एरे के अंदर उनको सम करना है, एरे का सम लेना है, सम ऑफ एरे। ठीक है, अगर मैं इसकी एग्जांपल यहाँ पे लिखूँ तो अगर मेरे पास एक एरे है ए, सी में अगर मैं इसको लिखता हूँ 10, सॉरी 10 नहीं करते, हम इसको 3 कर लेते हैं, और इसके अंदर है 1, 2, 3। तो सम ऑफ एरे क्या होगा 6।
हर इंडेक्स को ऐड करना है प्रीवियस इंडेक्स के साथ, राइट। तो सम ऑफ एरे में हम ये काम कर रहे हैं। इसमें हमारे पास इनपुट्स क्या होंगे? इनपुट होगा हमारे पास एरे और उसका साइज, एरे और उसका साइज। आउटपुट हमारे पास क्या आएगी? सम, ठीक है। हम करते हैं स्टार्ट। राइट, हमने सबसे पहले सम जो है वेरिएबल उसको इनिशियलाइज करवा दिया 0 के साथ, राइट। फिर हमने एक फॉर लूप लगाई जो कि चल रही है i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। फिर हमने किया s इज इक्वल्स टू सम इज इक्वल्स टू सम प्लस array of I, for loop closed और your algorithm। यहाँ पे हम कर देंगे रिटर्न सम, ठीक है। एंड योर algorithm start is n and your full algorithm is terminated। तो ये आपका एल्गोरिदम है एक एरे के इंडेक्सेस को सम करने का, ठीक है। अब हम इसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले तो मैं इस स्टेटमेंट पे आता हूँ। नाउ दिस इज अ सिंपल स्टेटमेंट, so that means it's taking 1 unit time, right। नाउ हम आ जाते हैं फॉर लूप पे। फॉर लूप को हम थोड़ा सा क्रिटिकली यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्या होती है। नाउ इसके अंदर आपके पास 3 इंस्ट्रक्शंस हैं। दिस इज योर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, दिस इज योर सेकंड इंस्ट्रक्शन एंड दिस इज योर थर्ड इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मीन्स स्टेटमेंट। नाउ अब अगर हम इसके अंदर बात करें तो दिस इज योर सिंपल स्टेटमेंट। तो आपकी ये वाली जो स्टेटमेंट है ये हमेशा एग्जीक्यूट होगी 1 टाइम, क्योंकि i इज इक्वल टू 0 इनिशलाइज हो रहे हैं, तो इनिशलाइजेशन आपकी हमेशा एक बार होती है। तो दिस इज टेकिंग 1 यूनिट टाइम। नाउ दिस इज योर कंडीशन, और कंडीशन आपकी जितनी दफ़ा लूप चलेगी उतनी दफ़ा चेक होगी, बट नहीं, कंडीशन आपकी हमेशा +1 टाइम्स चेक होगी। अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें n इज 3, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम i इज इक्वल टू 0, राइट। कंडीशन चेक हुई, ट्रू। i इज लेस देन 3, दैट इज ट्रू, ठीक है। आपकी लूप एग्जीक्यूट हो गई, i प्लस प्लस हो गया, i इज 1, 1 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू। आपकी फॉर लूप चली, i प्लस प्लस, i इज 2, 2 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू। आपकी फॉर लूप चली, i हो गया प्लस प्लस, i इज इक्वल टू 3। नाउ 3 इज लेस देन 3, कंडीशन इज फॉल्स। तो आपकी जो लूप है वो
नहीं चलेगी। तो आपकी लूप कितनी दफ़ा चल रही है? जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है, 3 टाइम्स, एंड 3 इज़ योर n। दैट मीन्स आपकी लूप जो है वो n टाइम्स चल रही है, बट आपकी जो कंडीशन है वो n+1 टाइम्स चेक हो रही है। ठीक है, तो हम इस स्टेटमेंट की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो हम लिखेंगे n+1, कि ये वाली जो स्टेटमेंट है, दिस कंडीशन स्टेटमेंट, दिस इज बीइंग एग्जीक्यूटेड n+1 टाइम्स। ठीक है, और फिर आ जाता है आपका i प्लस प्लस। i प्लस प्लस आपका हमेशा n टाइम्स होगा। ठीक, तो ये आपके फॉर लूप का इनर स्ट्रक्चर हो गया। तो आपकी फॉर लूप वाली जो इंस्ट्रक्शन है, फॉर दिस इंस्ट्रक्शन, जस्ट हम इसकी बॉडी की बात नहीं कर रहे, जो फॉर लूप वाली लाइन है, दिस इज़ वन स्टेटमेंट, तो हमें इसका देखना है कि ये कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी। तो इनमें से सबसे बिगेस्ट क्या है? n+1। तो हम कहेंगे कि फॉर लूप वाली जो इंस्ट्रक्शन है वो हमेशा n+1 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, और इस फॉर लूप के अंदर जो भी चीज़ होगी वो n टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि आपकी लूप n टाइम्स चल रही है। गॉट इट? हमारी जो फॉर लूप वाली इंस्ट्रक्शन है वो n+1 टाइम्स चलेगी, और फॉर लूप के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो n टाइम्स चलेगी। अब हम आ जाते हैं इस एल्गोरिथम के ऊपर वापस। अब फॉर लूप की इंस्ट्रक्शन है, तो दैट मीन्स ये वाली जो स्टेटमेंट है ये चलेगी n+1 टाइम्स। ठीक है, तो फॉर लूप के अंदर वाली जो स्टेटमेंट है वो हमेशा चलेगी n टाइम्स। ठीक है, फिर ये फॉर लूप के बाहर है, तो दैट मीन्स दिस इज अ सिंपल स्टेटमेंट, एंड सिंपल स्टेटमेंट टेक्स ऑन 1 यूनिट टाइम। तो ये हो गया इसका टाइम एनालिसिस। अब अगर हम इसको ऐड करना चाहें, तो ये क्या है? n+n to n, मैं कॉपी करता हूँ, to n +1 to n3। तो इसका टाइम टोटल कितना ले रहा है? 2n+3। नाउ जब आपके पास इस तरह की स्टेटमेंट आ जाएगी, इस तरह से आपके पास टाइम कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, तो आपने देखना है n का ऑर्डर, पॉलिनोमियल ऑर्डर। यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑर्डर क्या है n का? 1। तो आपका इस एल्गोरिथम की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ऑर्डर ऑफ n। So with this algorithm is taking n times, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है? ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, फॉर लूप की स्टेटमेंट हमेशा n+1 टाइम चलेगी, और फॉर लूप के अंदर जो भी कुछ होगा वो n टाइम्स रन होगा। अब ये हो गया इसका टाइम। अब हम देख लेते हैं इसकी स्पेस। नाउ स्पेस में हमने क्या करना है? हमने अपने वेरिएबल्स काउंट करने हैं। तो वेरिएबल में आपके पास सबसे पहले है एक एरे, देन n, एंड देन सम, एंड देन i। ये चार आपके पास वेरिएबल्स हैं। ठीक है,
एरे आपकी कितनी मेमोरी लेगी, जितने उसमें इंडेक्सेस होंगे, क्योंकि हर इंडेक्स एक यूनिट स्पेस ले रहा है। तो दैट मीन्स कि एरे जो है वो आपकी n स्पेस ले रही है, n वर्ड स्पेस ले रही है। देन n is your simple variable that is taking one word. Sum is your simple variable taking one word. I is your simple variable taking one word. Now अगर हम इसको ऐड करें तो दैट इज n+3। अगेन इसका पोलिनोमियल ऑर्डर इज 1, तो दैट मीन्स इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी होगी ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, टाइम कम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n, स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n। नाउ 2D एरेज, चलिए वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं 2D एरेज को, कि हम उनकी कम्प्लेक्सिटीज़ को किस तरह से, टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ तक अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है व्हाट्सएप पे या ईमेल पे। मैंने आपको अपनी इन्फॉर्मेशन लेक्चर के स्टार्ट में ही दे दी थी, दैट इज स्टिल हेयर। तो मैं ट्राई करूँगा कि 24 आवर्स के अंदर अंदर आपकी जो भी क्यूरीज हैं उनको एडजस्ट करने की कोशिश करूँ। ओके, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।